प्रोग्राम रियासत में खुशामदीद नाजरीन। कागजात नामजदगी जमा शुरू होना हो गए हैं, बल्कि अभी तक तो इतलात के मुताबिक लोगों ने रिसीव करना शुरू कर दिए हैं। जो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हैं सियासतदान, इलेक्शन लड़ते चले आए हैं, वो जमा भी करा देंगे। 22 तक का उनके पास वक्त है, 3 दिन का वक्त है उनके पास। और कुछ जमातें इस पर इसरार कर रही हैं कि वक्त ज़्यादा होना चाहिए, 3 दिन बहुत कम हैं और इसमें बहुत से लवाजमात पूरे करने पड़ते हैं। कागजात नामजदगी क्या है? इसमें उम्मीदवार को अपने तमाम तर गोशवारे, अपनी मालूमात, ज़ाती मालूमात, हर तरह की तफसीलात उसमें देनी पड़ती हैं, ताकि ये वाज़े हो जाए कि अवाम जिस शख्स को अपना नुमाइंदा मुंतखब करने जा रहे हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ है कि कागजात नामजदगी तो जमा हो गए, लेकिन बाद में पता चला कि फ़लाने साहब ने अपने कागजात नामजदगी में अपनी प्रॉपर्टी की कोई तफसीलात नहीं दी थी, अपनी कुछ ऐसी मालूमात शेयर नहीं की थी जो कि उन्हें देना चाहिए थी, और जिसकी बिना पे उनको उनके खिलाफ मुकदमात भी हुए, उनके इलेक्शन को भी कालादम करार दिया गया। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, ये जांच पड़ताल जो इलेक्शन कमीशन करता है, इसका मकसद यकीनन ये नहीं होना चाहिए कि आपने किसी को जानबूझकर सियासी मैदान से माइनस करना है, बल्कि उस शख्स को के बारे में सही तौर पर जांच पड़ताल करके अवाम के सामने उसे पेश किया जाए। और अब ये अवाम का काम होगा, उस हल्के के अवाम का काम होगा कि उसको कैसे देखते हैं और किस शख्स को वो मुंतखब करते हैं। एक हकीकी नुमाइंदे में क्या खसूसियात होनी चाहिए और किस शख्स को पार्टी का टिकट मिलना चाहिए? क्या इसका पैमाना यह है कि वो सिर्फ और सिर्फ पार्टी से वफादार है, या उसका कोई सियासी असर व रसूख है, वो अपना खुद पॉलिटिकल वेट रखता है? इस ज़मीन में बहुत सी बातें सामने भी आती हैं कि इलेक्टेबल्स ऐसे लोग कि जिनका अपना ज़ाती वोट है, बरादरी का वोट है, और सियासी जमात के साथ जब वो मिलते हैं तो उनकी जीत तकरीबन यकीनी हो जाती है। ऐसे लोग भी सियासी जमातों को फ़ायदा देते हैं। लेकिन एक असल हकीकी अवामी नुमाइंदे का क्या काम है? अगर वो किसी हल्के से इलेक्शन लड़ता है और उसके नतीजे में मुंतखब हो जाता है तो उसकी क्या जिम्मेदारी है? उसने कानून साजी भी करनी है और यकीनन अवाम की जो खिदमत भी करनी है। ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि जिस पर बहुत ज़्यादा बहस होती है कि अवामी नुमाइंदे का ख़ास तौर पर जो कौमी असम्बली का नुमाइंदा बनने जा रहा है उसकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं। आज मुस्लिम लीग नवाज़ का पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें नवाज़ शरीफ साहब ने एज ए पार्टी कायद उसकी सदारत की, खिताब भी किया, और पार्टी के जो टिकट हैं उनको देने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। और एक चीज़ जो कमिटमेंट ली गई है सियासी जमात, दीगर सियासी जमात भी यकीनन ये करेंगी कि जो भी उनका नामजद उम्मीदवार होगा, यकीनन एक हल्के से एक पार्टी के कई रहनुमा जो है वो इलेक्शन के लिए अपने कागजात जमा कराएंगे, लेकिन सिर्फ एक शख्स वो होगा जिसको पार्टी नामजद करेगी। और कमिटमेंट ये ली जा रही है कि जो बाकी लोग हैं जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी वापस लेने हैं, उस चोजन कैंडिडेट के हक में दीगर उसको सपोर्ट करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी का या उस बरादरी का वोट जो है वो तकसीम हो जाए और दूसरे शख्स का या हरीफ जमात का जीतने का चांस बन जाए। गुफ्तगू करते हैं, हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं आमिर गौरी साहब, सीनियर कार हैं, बहुत शुक्रिया आपका। खुरम हमीद रोकड़ी साहब इस्तेहकाम पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। नादिर गबोल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल जफर झगड़ा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा भी हमारे साथ हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल जफर झगड़ा साहब, आपसे मैं आगाज़ करता हूँ, क्योंकि आज आपकी पार्लिमानी बोर्ड का उस पार्टी का इजलास हुआ और बहुत सारी बातें इसमें की गई। ये फरमाएं कि क्या यार्ड स्टिक है आपकी जमात में, क्या पैमाना है कि किस शख्स को पार्टी का टिकट मिलना चाहिए? कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिनके बारे में आंख बंद करके कहा जा सकता है इन्हें टिकट मिलेगा, कुछ लोग ऐसे हैं कि शायद जो नए आए हैं जिनका चांस थोड़ा सा कम है, कुछ इलेक्टेबल्स हैं। लेकिन आपके ख्याल में आइडियली क्या यार्ड स्टिक होनी चाहिए, किस शख्स को पार्टी का टिकट मिलना चाहिए? देखिए जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी टू दिस प्रोग्राम। बड़ी मेहरबानी आपकी। यार, इसका बेसिक जो मैं समझता हूँ वो ये है कि वो आदमी आप नॉमिनेट करें जो कानून साजी पे अपनी दस्तरस रखता हो। ये बुनियादी चीज है, क्योंकि जब वो अब असेंबली में जाते हैं तो बेसिक चीज यही होती है कि वहां पर आपने कानून साजी करनी है, और ऐसी कानून साजी करनी है कि वो मुल्क और कौम के हक में भी हो, और आपके जो इलाकाजात हैं या शहर है उसके हक में भी हो, वहाँ के आवाम के हक में भी हो। उनके लिए क्या करना है, उनके लिए कौन सी स्कीम लानी है, उनके क्या जरूरियात हैं, ये सारी चीजें जो है मद्देनजर रखनी पड़ेंगी। और इसके देखते हुए फिर आपने अपने नुमाइंदे को नॉमिनेट करना है। उसमें उसका ये भी देखना होगा कि कानून साजी तो बुनियादी मैंने आपको बताया,
लेकिन फिर उसमें देखना पड़ेगा कि उस जो कैंडिडेट आप चूज कर रहे हैं या वो उस इलाके में उसकी क्या पोजीशन है, उसका खानदान कैसा है, वो उसकी प्रीवियस हिस्ट्री उसकी जो फैमिली की है, वो सियासत से मुंसलिक रही है, उसने क्या में पाकिस्तान में भी कोई रोल प्ले किया है, अभी कानून साजी में क्या रोल उसका रहा है, पहले जो असेंबलीज आई हैं उसका नंबर रहा है या नहीं रहा है। तो ये बुनियादी चीजें हैं जो हमें देखनी पड़ेंगी और उसके मुताबिक हमें ये अपने कैंडिडेट्स को चूज करना पड़ेगा। यही कुछ हमारे पार्लिमानी इजलास जो हो रहे हैं, आपने भी नोटिस किया होगा कि हम तमाम जो हल्का होता है उसके कैंडिडेट्स को बुलाते हैं, या जो डिस्ट्रिक्ट होता है और डिवीजन होता है उनको बुलाते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे सामने झगड़ा साहब, मैं एक मिनट आमिर गौरी साहब को शामिल करना चाहता हूँ। आपकी आवाज़ में भी कोई मसला आ रहा है। आमिर गौरी साहब, ये जो मैंने सवाल किया था एक बार दफ़ा झगड़ा साहब से, ठीक है कि उसको पार्लिमानी बिजनेस की नो हाउ हो, कानून साजी जानता हो, लेकिन यहाँ हमने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो शायद सारा साल कुछ पढ़ते ही नहीं, उनके मेज़ पे कागज़ों के अंबार जमा होते हैं, चाहे वो बजट का पलंदा हो या दीगर कानून साजी के बिल्स हों। सो वो ज़्यादा कोई दिलचस्पी नहीं लेते, उनका काम होता है कि जो पार्टी लाइन है उसको हमने टो करना है पार्लियामान के अंदर। सो ऐसे लोग सूट करते हैं कि बस उनका पार्लिमानी वेट हो, इलेक्शन जीत के सीट जीत के आ जाएँ, पार्टी को तोहफे में दे दें। देखिए शहजाद, मेरे लिए सबसे अच्छी बात तो ये है कि पिछले 5 दिनों के अंदर अंदर जो सिचुएशन है ना वो बेपनाह क्लियर हुई है। पिछले हफ्ते तक यही मसला अभी तक चल रहा था, डिस्कस कर रहे थे कि ये इलेक्शन होंगे ये नहीं होंगे, तो वो जो कम अज़ कम आप ये समझिए जो धुंध छाई हुई थी वो क्लियर हो गई है। ये जो आपका सवाल है, देखिए पाकिस्तान की जो मेरे अपने ख्याल में, उससे तो मैं बिल्कुल गलत हूँ और मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये मैं खुद ही कंकॉक्ट करता रहता हूँ ऐसी चीज़ें। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो एक्चुअल लिटरेसी रेट है ना, जिनको लोगों को पढ़ना लिखना आता है, वो मेरे ख्याल को 20-25% है। हम ये कहते रहते हैं कि 50-60% हो गई है, लेकिन ये वो लोग हैं जो शायद सिर्फ अपना नाम लिख सकते हैं, वो शायद अखबार पढ़ सकते हैं, वो भी उर्दू का, ठीक है ना। अब उस सूरत में जो पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करना, उसमें देखें हर शख्स जो है वो पाकिस्तान का लीडर तो है नहीं, वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी का लीडर है। तो उसको अपनी कम अज़ कम कॉन्स्टिट्यूंसी के मसाइल का पता होना चाहिए। उसको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसकी इकॉनमी क्या है और उसके फिर लोगों की इकॉनमी क्या है, ठीक है। अगर फ़र्ज़ किया वो लोग अपनी अपनी इकॉनमी के अंदर मसरूफ़ हैं तो फिर तो उसको बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको बड़ी पार्लियामेंट्स, बल्कि 3 बड़ी पार्लियामेंट्स के अंदर अपनी मुसलसल उसकी कवरेज के बाद ये बता रहा हूँ। वन वाज यूरोपियन पार्लियामेंट, देन द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड अ बिट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अमेरिकन जो उनकी कांग्रेस है और हाउसेस, उसमें कि देखें हर बंदा वहाँ सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात ही करता है कि मेरे हल्के के अंदर ये चीज़ नहीं है तो मैं ये मसला उठाना चाह रहा था। और पार्लियामेंट एज अ बॉडी फिर डिस्कस करती है ऐसी चीज़ कि अगर फर्ज कि ये ऐसा इशू है जिसके अंदर ये ऐसा इशू बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर भी है, एंड देन दे मेक पॉलिसीज। तो अगर एग्जैक्टली, सॉरी आपकी बात करूँ, यही मेरा पॉइंट था कि हमने यहाँ पे देखा है कि कॉन्स्टिट्यूंसी की बात तो हर मेंबर करता है हमारे असेंबली के अंदर भी, लेकिन जो तरीक़ेकार मुख्तलिफ है उन मसाइल को हल कैसे करना है। आपने सही कहा कि पॉलिसी देनी है, कानून साजी करनी है ताकि वो मसाइल इन जनरल हल हो जाए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आप फंड दे दें, मैं वो लगा दूंगा और ताकि मसाइल हल करूँ मैं। उन्होंने कुछ ना कुछ जाके बेचारों ने बताना होता है अपने के हल्के को, इज दिस द राइट वे? दिस इज़ नॉट द राइट वे। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि ये वक्त आ गया है कि जिस हालात से पाकिस्तान की सियासी पार्टियां गुजरी हैं, इन्हें इस वक्त चाहिए, ये जिस वक्त ये कैंडिडेट चुन रहे हैं, कि कम अज़ कम 10 से 20% होते हैं तो बहुत आइडियल है, ऐसे यंग कैंडिडेट्स जो लॉ ग्रेजुएट्स हों, जिन्हें आइन और कानून का फ़र्क पता हो, उनको ये अपनी सेफ सीट से जितवा के अंदर लेके आएँ, ताकि जो लॉ मेकिंग का प्रोसेस है पार्लियामेंट के अंदर वो जो है ना वो स्ट्रेंथन हो। अभी तक लोग जो है ना वो तकरीरें करने आते हैं, राइट, ठीक है ना, और वो भी तकरीरें ऐसी होती हैं जो अपने जो लीडर होता है वो उसकी बात की तारीफ ठीक करना। ठीक। रोकड़ी साहब, आपकी जमात शायद सबसे अहम और नई है, मतलब अहम से मुराद ये कि नई और अहम है। आप क्या कोई डिफरेंस इसमें क्रिएट करना चाह रहे हैं कि जो गुफ्तगू इस वक्त हो रही है वही रिवायती उम्मीदवार हैं आपकी जमात में भी सारे के सारे? कोई डिफरेंस नहीं है, वही पार्टीज हैं, Okay. वही रवैया है, वही घोड़े हैं, वही मैदान है। मैं सेकंड Including yours? यानी सिर्फ नहीं, आई एम नॉट आउट ऑफ देम। मैं तो क्लेम करता हूं कि मैं डिफरेंट हूं,
लेकिन मेरी ज़ात की तो बात नहीं हो रही, जी जी, जमात की बात हो रही है। जमात की बात हो रही है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव में आप जब देखते हैं, जो गौरी साहब ने बात की कि असल चीज़ क्या है कि एक जो किसी भी हल्के का या जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो भी उसको लीड कर रहा है, उसको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का इल्म क्या है, इससे थोड़ी सी और चीज़ों को भी जोड़िए। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आपके पास नहीं है, इसलिए आपका जो कॉन्स्टिट्यूंसी का मेंबर है वो स्टेट्समैन बनता ही नहीं है। वो जाके जैसे गौरी साहब ने कहा वहां बैठ के कहते हैं, या आपने जैसे इशारा किया, मुझे फंड दे दो और मैं किसी तरीके से फंड लगा दूं और उन फंड में से भी किसी तरीके से साथ मिलजुल के 20-25% खा लिया जाए। ऑन रिकॉर्ड है सारा कुछ, ये कोई नई चीज नहीं कह रहा हूं, सारों को मालूम है। फिर वहां पे बैठ के हर बंदा अपने ज़ात, अपनी बीवी, अपने बच्चों के बारे में तो बहुत कुछ सोच रहा होता है, और क्योंकि पीछे लोगों को किसी चीज का इल्म नहीं अपने राइट्स का, तो उसके लिए कोई इशू ही नहीं है। मैं अपनी मियाँ वाली की एक कॉन्स्टिट्यूंसी की मिसाल देता हूँ आपको। मिनरल्स के बड़े हुए पहाड़ मेरे पास हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्पेशल कॉटन मेरे पास है, दरिया सबसे बड़ा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी गुजर रहा है, पानी मुझे नहीं मिल रहा मेरे हल्के को गुज़श्ता 70 साल से, जब से पाकिस्तान बना है। मिनरल्स जो है मट्टी करके हम लोग बेच रहे हैं। वहाँ पे किसी ने आज तक नेशनल असेंबली में बैठ के ये नहीं कहा कि ये हमारे मिनरल्स हैं, इनका यहाँ पे स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री जोन बना दिया जाए। सी पैक मेरे पास से गुजर रहा है, उसकी अफादियत की कोई बात नहीं करता। तो ये किसने करनी है? पार्लियामान के अंदर बैठ के कोई तलवारें तो लगानी नहीं है, True. ना गप्पे लगानी है, ना एक दूसरे के ऊपर ठट्ठा मजाक और ताने करने हैं। वहां पे बैठकर तो करना ही यही था ना कि अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के जितनी खूबसूरत चीजें हैं उनको एलिवेट करते। चश्मा पार्क मेरे पास है, जो शायद दुनिया के सबसे बड़े नेशनल पार्क्स में से बन सकता है माइग्रेटोरी बर्ड्स के लिए। इंडिया के पास 2 हैं, वो अरबों रुपए का रेवेन्यू कर रहे हैं, हमारे पास कच्चे में डाकू फिर रहे हैं और मफरूर फिरा करते हैं। यानी ये चीजें किसने उजागर करनी थी? अब हम आते हैं कि असल में हमारा इशू है क्या। आपके पास लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं है, आपने उसको एबॉलिश किया हुआ है। किसी ने एबॉलिश नहीं किया, हमने खुद सियासतदानों ने एबॉलिश किया, क्योंकि हम चाहते नहीं हैं कि नीचे नाजिम की कोई बात हो। हमें सबको चाहिए मैं आऊं, मैं साहब हूं, डीसी खड़ा हो जाए, डीपीओ खड़ा हो जाए, और अगर उसने मेरी बात पे पटवारी तब्दील नहीं किया, True. और अगर डीपीओ ने मेरे कहने पे सिपाही को फलाने थाने से फलाने थाने नहीं भेजा, तो 4 का ग्रोह जाएगा, वज़ीर आला को कहेगा हमें ये डीपीओ नहीं चाहिए, हमें ये डीसी नहीं चाहिए। दिस इज आवर एक्चुअल फेस ऑफ पॉलिटिक्स, और ये वो घिनावना हमारा किरदार है, सॉरी टू से। लेकिन ये कितना अरसा आप ये सारे काम करके ग्रो कर सकते हैं? जनरल बात हो आज रही तक है। कर रहे हैं आप, आज तक आपने कौन सा कुछ तब्दील कर लिया? ये आप जो सुनते हैं कि जी हमारी मर्जी के बगैर आईजी लगा दिया गया, आपने अपनी मर्जी का इलेक्शन होने वाले हैं, तो हम यही सुन सकते हैं ना कि अब जो बात एक नई अब जो झगड़ा उम्मीद की एक नई किरण लेके ने आएंगे। बात की थी, जी, जी। असल चीज वो है कि क्या आप इस मेरिट पे कैंडिडेट्स चुन रहे हैं? नॉट एट ऑल। कैंडिडेट वही है जिसका वालिद मोहतरम वहां से था, मजबूर हैं। पार्टीज कमजोर हैं, शख्सियात मजबूत हैं। पार्टी की जुर्रत ही नहीं है कि वो मेरिट की बुनियाद पे, अहलियत की बुनियाद पे किसी कैंडिडेट को आगे लेके आए। नादर कबूल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से एक क्रेडिट लेती है कि हम बहुत ज़्यादा जो है वो जमहूरियत की फलाह बहबूद के लिए हमने काम किया, उसको मजबूत करने में उसकी जड़ें, और इसके साथ साथ जो आपके यंग लीडर भी हैं। लेकिन फिर जब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात आती है तो वही रिवायती चेहरे हमें नज़र आते हैं। ये बात नहीं है, जो पार्टी के साथ लॉयल हैं, अच्छे लोग हैं, उनको यकीनन आपको आगे लाना चाहिए। लेकिन जिस तब्दीली की, जिस चेंज की, नए विजन की हम बात करते हैं, क्या वो उसी सियासत के साथ मुमकिन है जो पिछले बहुत सालों से हमारे यहाँ चली आ रही है, और उसके होते हुए हमने जितने भी इलेक्शन अभी तक करवाए हैं? गबोल साहब। देखें, बिल्कुल बिलावल साहब ने बड़ा क्लियरली अपना ये जो व्यू था और उनकी जो पॉलिसी थी उसको एक्सप्रेस भी किया था, टीवी पे भी नहीं बल्कि काफ़ी सारे जलसों में आवाम के बीच में बोला था कि बिलावल साहब यही चाहते हैं कि नए चेहरे, यंग चेहरे, बिकॉज हमारे जो वोटर हैं ज़्यादातर वो यंग हैं, तो जाहिर सी बात है यंग लोग तो यंग लोगों की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं। बिलावल साहब खुद यंग है और वो इशू समझते हैं कि पाकिस्तान की यूथ जो मेजॉरिटी है इस वक्त 65% कहते हैं कि आबादी इस वक्त ऐसी है जो कि 35 साल या उससे भी बल्कि छोटी उम्र की है। तो इस दफ़ा आई एम श्योर, आई होप, मैंने भी अप्लाई किया टिकट के लिए, मेरा इंटरव्यू हुआ था, मेरे साथ मेरे वालिद साहब भी थे और भी बहुत सारे पुराने सियासतदान और सियासी वर्कर हैं जो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी जिन्होंने लेकिन अप्लाई बात वहीं पे किया। आ जाती है ना कि आपके वालिद साहब की बड़ी खिदमत हैं जमात के लिए, यकीनन आप भी एक जमात के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अगर कुछ देर के लिए आपको अपने वालिद साहब के साथ हटा दिया जाए कि आप खुद वहाँ पे जाएं या कोई और शख्स जाए, तो शायद आपके प्रोस्पेक्ट्स, आपके चांसेस टिकट लेने के कम हो जाएंगे, आई बिलीव। नहीं, मैं तो बल्कि उल्टा ये समझता हूँ कि अगर मैं अपने वालिद का बेटा नहीं होता तो शायद मेरे चांसेस ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं टिकट लेने के, क्योंकि अभी भी मुझे इसी तरह देखा जा रहा है कि अगर घर में एक ही टिकट देना है तो क्योंकि वालिद साहब सीनियर हैं, 6 दफ़ा पार्लियामेंट में रह चुके हैं, जानते हैं कि पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन कैसी होती है, आवाम में जाहिर सी बात है
35 साल से वो आवाम के साथ मौजूद है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो उनकी रिकग्निशन भी ज़्यादा है आवाम के अंदर। तो मुझे तो उल्टा नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है मेरे पे। अच्छा, लेकिन अभी कि आपने कहा कि बड़े बाप आपके को पार्टी बैठो। चेयरमैन बहुत वैल्यू करते हैं यंगस्टर्स को, यंग वोटर्स को। ये बताएं कि अगर मैं आपसे जानना चाहूं, कि आपका अंदाजा जानना चाहूं, जाहिर है अभी फाइनल लिस्ट तो नहीं आपने की होगी, कितने % ऐसे यंग पार्लियामेंटेरियंस होंगे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से हमें नजर आएंगे अगली पार्लियामेंट में? मैं तो यही उम्मीद कर रहा हूँ ना कि बिलावल साहब ने जो पब्लिकली अनाउंस किया है वो उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें, बट अब पता चलेगा, बिकॉज पार्लियामेंट्री बोर्ड होती है, उसमें बिलावल साहब अकेले तो फैसला नहीं करते, उसमें आसिफ जरदारी लेकिन ये साहब भी हैं, बिलावल फरियाद बिलावल ताफूस साहब साहब की ये भी। जो स्टेटमेंट है, ये जो विजन है, ये जरदारी साहब या दीगर पार्टी के बड़े हैं वो ये शेयर करते हैं या नहीं? देखें, एक हद तक करते हैं, एक हद तक। मगर वही वाली बात है कि वो उन कैंडिडेट्स को आई थिंक फील्ड में लाना चाहते हैं जिनका ज़्यादा चांसेस है जीतने के। अगर फॉर एग्जांपल मैं हूँ और मेरे सामने मेरे वालिद हैं, दोनों ने टिकट के लिए अप्लाई किया, तो जाहिर सी बात है मेरे वालिद साहब के जीतने के चांसेस ज़्यादा है। हालांकि अगर मेरे वालिद का ठीक। नाम मेरे से हटा भी दें तो आप देखें कि मैं कोई पिछले 7-8 साल से 1000 से ज़्यादा टेलीविजन टॉक शोज कर चुका हूँ, लियारी अपने हल्के में स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स गर्ल्स फीमेल एथलीट्स के लिए इतने मेरे खिदमात हैं, आर्टिस्ट हैं यंग, उनके लिए मेरे खिदमात हैं, सिंगर्स के लिए, रैपर्स के लिए, इसके अलावा ख़वातीन वहाँ पे जो है उनके लिए मैंने सिलाई कढ़ाई सेंटर बना के दिया है। पर लोग ये चीज़ें कम देखते हैं, वो यही देखते हैं कि यार बड़े बाप का बेटा है, तो इस वजह से इसको कंसिडरेशन मिल ऑलराइट। रही है। हालांकि मैं तो यही इंसिस्ट कर रहा हूँ कि मुझे मेरे परफॉर्मेंस पे जज किया जाए, और इसलिए नहीं कि मैं किसी बड़े बाप का बेटा हूँ। ठीक ठीक। झगड़ा साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, आप दोबारा रब्ता करते हैं एक बार दफ़ा झगड़ा साहब से। गौरी साहब, अभी आज मियां नवाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे थे पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से, और उन्होंने फिर वही गुफ्तगू की और बात की कि मुल्क तरक्की कर रहा था और सब कुछ ठीक चल रहा था, और एंड टाइम पे जो है वो मेरे ख़िलाफ़ कोई साजिश हुई और फिर मुझे जिस तरीके से निकाला गया, और उनका एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा ऐसा हो चुका है। तो अब जब किसी सियासतदान के साथ ऐसा हो, अगर इसको समझ लिया जाए कि वाकई वो बात बिल्कुल 100% दुरुस्त कर रहे हैं, तो फिर अब ये जिम्मेदारी सियासतदानों की भी आ जाती है कि ऐसा बार बार क्यों हुआ उनके साथ, ये क्यों होता है, और कोई ना कोई ऐसा तरीक़ाकार या कोई ऐसा रास्ता तो होगा कि उस पर वो चलें और फिर ये चीज़ रिपीट ना हो फ्यूचर में। देखिए, वो रास्ता तो लिखा हुआ है, वो आइन भी लिखा हुआ है और कवानीन भी मौजूद हैं। इट्स अ सैड रिफ्लेक्शन ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिक्स कि वो इट रिमेन साइक्लिकल, चक्कर में चल रही है। हर थोड़े अरसे के बाद जो है वो अगर डायरेक्टली रिमूव नहीं हो जाती गवर्नमेंट, तो फिर इनडायरेक्टली रिमूव की गई हैं गवर्नमेंट्स। मियां नवाज शरीफ जब ये कहते हैं तो उनके ग्रज के अंदर कुछ ना कुछ तो रियलिटी है कि वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने हैं, तीनों दफ़ा अपना जो टर्म है पूरी नहीं कर सके। पीटीआई के जो लीडर हैं वो भी नहीं कर सके। जो हुकूमत पीपल्स पार्टी की बनी थी, जरदारी साहब जो हैं वो सदर रहे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर दरमियान में चेंज हुए। जो मर्ज़ी हो जाए, सवाल ये है कि देखें, अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं ना, उनमें अवाम को सिर्फ अगर इस्तेमाल किया जाएगा कि वोट डलवाने के लिए तुमको ले आएँ, और वो वोट आउट ना कर सकें अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को जो उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक काम नहीं कर सके, तो उस वक्त तक तो ये काम जो है ना, इसका मतलब कोई और कर रहा है, कोई और फैसले कर रहा है। किसी एक इलेक्शन के अंदर ये है ना प्रोसेस, ये पूरा होना ज़रूरी है शहजाद। इस वजह से ये जो सवालात है ना, ये भी यकीन करें हम सुन सुन के जो है वो अब एक तरह के कान पक गए हैं कि ये जो सियासतदान हैं, सबसे ज़्यादा इस मुल्क के अंदर जो बैशिंग हुई है ना, वो सियासतदानों की हुई है। ठीक है ना। कभी उसके अंदर आपने पिछले हुकूमत के दरम्यान में देखा कि बहुत सारे लोग जिनको टेक्निकली पॉलिटिकल प्रोग्राम्स के अंदर नहीं आना चाहिए था, वो प्रोग्राम्स के अंदर आके बैठ के बताते रहते कि सियासतदान जो हैं बड़े करप्ट हैं। वो भाई, अगर फ़र्ज़ किया करप्ट हैं, तो फिर आपके पास यहाँ अदारे मौजूद थे ना मुख्तलिफ़ किस्म के इन्वेस्टिगेशन के, वो बुरी तरह पिटे हैं। अब जा के जिस वो पेश कर रहे हैं कागजात कि जी कोई चीज़ जो है वो उसको प्रूव नहीं कर सके, तो 3 साल तक जो है किसी आदमी को जेल में डाला हुआ है, किसी को 2 साल डाला हुआ है। दुनिया के अंदर किसी मुल्क के अंदर ये लेकिन हुआ आप नहीं होता है। समझते बैशिंग इसलिए होती है कि सियासतदान अपने आप को प्रेजेंट करता है कि मैं आपका हकीकी रहनुमा हूँ, देखें, मैं आपको दूसरी- लीड करूंगा, ये मेरा किरदार है, ये मेरा माजी है, ये मेरा मुस्तकबिल होगा, तो बैशिंग तो यकीनी बात है। नहीं, वो तो अवाम को करने दें ना बैशिंग। अगर देखें ना, अवाम जो है, अगर अवाम फ़र्ज़ की अवाम के लिए बैशिंग क्या होगी? देखो, अवाम के पास कोई पावर नहीं है, रियल पावर। लेकिन अगर फ़र्ज़ कि आप उनको वो रियल पावर दे दें कि 5 साल के बाद जो उन्होंने वोट डालना है, वो वोट फेयर एंड फ्री तरह से डल जाए एक दफ़ा, ताकि पता लगे वो लीडर जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, वो पाकिस्तान की जो मुक्तदरा है, जिसको हम एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, उन्हें पसंद है या नहीं है। ठीक है ना। देखिए, पाकिस्तान जिस तरह आपके प्रोग्राम में मैं कह चुका हूँ, ये मुझे रेपिटेशन लगती है कि पाकिस्तान जो है बजाय एक मुल्क बनने के, पॉलिटिकली अब 4 मुल्क हैं।
यानी चारों पार्टी, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो क्लेम कर सके कि मैं पूरे पाकिस्तान को सिंगल जो है ना स्ट्रेंथ के साथ और इक्वल स्ट्रेंथ के साथ जीत जाऊंगा। नहीं, सूबे जीतेंगे आप। अच्छा, अब 18th अमेंडमेंट के बाद जो नेशनल गवर्नमेंट बनेगी इस्लामाबाद में, वो सबसे कमजोर गवर्नमेंट है टेक्निकली, ठीक है ना। वो होंगे आप वजीर आजम, लेकिन मेरे लिए तो जो 4 वजीर आला हैं सही, वो ज्यादा मजबूत हैं, ठीक है ना, और पावरफुल हैं, इसलिए कि वो अपने अपने लोगों को वो डिलीवर कर रहे होंगे। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और ये जो बात खुर्रम कह रहे थे ना पहले, वो भी आपके प्रोग्राम में हम कह चुके हैं, असल सबसे बड़ा जो पाकिस्तान की सियासत के साथ जो ज्यादती है वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रांग नहीं है। Exactly. और वो इस वजह से है कि अगर वो गई होती ना तहसील तक और उन्होंने खड़े किए होते अपने यूनियन काउंसिलर, और 1.5-2 लाख आदमी इनकी पार्टी का सपोर्टर होता, उनको कोई हिला नहीं सकता। लेकिन इनको अपने उन जो छोटे लोग हैं ना बेचारे, तहसील से भी नीचे चले जाएं आप, जिलों तक तो रहे ना, ठीक है ना, यूनियन काउंसिल तक ले जाएं, उन वो बेचारे अपने लीडरों के बाहर गेट पे खड़े होते हैं, उनको मुलाकात नहीं मिलती अपने लीडर से ही, ठीक है ना। हमारे से तो क्या लीडर ये से बड़ा मिलेगी? इंपॉर्टेंट नुकता है कि सियासी जमातें कमजोर हैं और जीतने हैं बजाय इसके मुल्क के। लेकिन वक्फे के बाद इस सवाल पे आपके पास आता हूँ। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। ये बड़े बड़े फिल्म स्टूडियोज, थिएटर्स, सिनेमास, आर्ट गैलरीज, थीम पार्क्स, अरे रहने का मजा आने वाला है लाहौर में। और सब एक साथ, लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी। और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन जीटी रोड पर। और सिर्फ लाहौर के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लिविंग स्टैंडर्ड। बस 3, 5, 10 मरला और 1 कनाल का प्लॉट लिया और हो गई एंटरटेनमेंट शुरू। इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ और एंटरटेनमेंट एक साथ। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 1113333987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। हमारी रिवायती खुशियों को यादगार बनाता है मेरा पेपाक कार्ड। डिस्काउंट्स एंड डील से छोटे मोमेंट्स को बड़ा बनाता है मेरा पेपाक कार्ड। अपने बैंक से पेपाक डेबिट कार्ड नाम लेकर तलब करें। चूज होप, चूज पेपाक। नवीं क्लास में थी जब आपने लिखना शुरू किया? किसी ने पढ़कर आपके घर तहाइफ भी लाने की मतलब कोशिश की? कोई एक शख्स था, अब्बा जी को पता चला, कमरे में बंद करके कहने लगे जिससे शेर लिए थे उसको वापस कर दो। मैं आपकी वालदा के हवाले से इसलिए पूछ रही हूँ कि पाकिस्तान की जब तहरीक शुरू हुई तो उसमें वो भी आगे आगे थी। बुर्का ओढ़े सारी औरतें जुलूस निकाला करती थी। मुख्तलिफ अदवार में आपकी गुफ्तगू बुरी लगी है। इतनी शाम में लिपटा, वादा ताज़ा मेरे अंदर था, बाहर कैसे जाती मैं, दरवाज़ा मेरे अंदर था। आपके बच्चों में ये नज़रियात मुंतकिल हुआ? बड़ा बेटा जो है वो माशाल्लाह अपने आप को कहता है कि मैं पढ़ती हूँ, और छोटा जो है वो सही कहता है। सारी ज़िंदगी लगेगी आपको जांचने में, समझने में भी। ज़िंदगी अगर अपने आप ही हमसे रुखसती चाहे तभी काम ख़त्म होता है। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन। गुफ्तगू हो रही है कागजात नामजदगी उम्मीदवारों ने हासिल करना शुरू कर दी। आमिर गौरी साहब, खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब और नादिर गबोल साहब साथ मौजूद हैं। रोकड़ी साहब, वक्फे से पहले सूबों की बात कर रहे थे और बात सही है कि पीपल्स पार्टी शायद ये दावा ना करेगी ना कर रही है कि हम पंजाब जीतने जा रहे हैं। सिंध की हद तक वो बात करते हैं, बलूचिस्तान के हवाले से वो बात कर सकते हैं, नेशनल गवर्नमेंट की बात कर सकते हैं। सवाल ये है कि सियासी जमातें जो हैं ये सिर्फ अब फोकस्ड हैं कि पंजाब जीतना है, सिंध जीतना है। अगर वहाँ से कोई कामयाबी मिली तो हो सकता है फिर मरकज़ में भी बना लें हुकूमत। हमने 18वीं अमेंडमेंट के बाद सारे राजी हैं कि हमारे पास प्रोविंस हो। इस पे मैं एग्री करूंगा, कोई जमात नेशनल जमात बनना चाहती नहीं है। ये तो अब आके हालात बने हैं ऐसे, इस कैओस के बाद सारों को फिक्र पड़ गई है कि नेशनल लेवल पे भी हमारी हैसियत होनी चाहिए। जमातें तो महदूद हो गई थी। 18th अमेंडमेंट के बाद ये अलग बात है कि 18th अमेंडमेंट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिन्होंने इस मुल्क को तबाह कर दिया। सॉरी टू से, तबाही का लफ्ज़ उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं, तबाह मतलब आपके पूरे के पूरे इदारे तबाह हो गए, आपका टूरिज्म का सिस्टम पूरे का पूरा तबाह हो गया, क्योंकि 18th अमेंडमेंट और भी बहुत सारी चीजें अगर उनको स्टडी किया जाए। अमेंडमेंट का क्या कसूर है? तो सूबे अगर कैपेसिटी अपनी डेवलप नहीं हो ही नहीं सकती। आपकी ये चीज नेशनल एसेट्स है, दुनिया पूरी के अंदर आप देखें जाके हो ही नहीं सकती। एक चीज सूबे में है ही नहीं, उसमें क्या करना है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि पॉलिटिशियंस जो हैं
हमारा मेरा तो ये रिजल्ट है कि आपका जो आपने एक स्टार्ट में बात की थी कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो इदारों को कंट्रोल कहाँ से कंट्रोल करें। ब्यूरोक्रेसी का जो 22 ग्रेड का 21 ग्रेड का पढ़ा लिखा आदमी है उसको कंट्रोल करेगा आपका पॉलिटिशियन, जिसको नाराजगी कुछ को पढ़ना आता है और लिखना आता है, कुछ को लेटर अवामी ताकत है सर हाँ, पीछे। अवामी ताकत ने कंट्रोल करना है, बंदूकें लेके आके खड़े हो जाएंगे, दीवारें टापेंगे। इस पे मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ले लीजिएगा बाद में। अच्छा यानी आपने अपना ऑफिस मेंटेन कैसे कर रहे हैं, चलाना कैसे है, रिपोर्ट रिटर्न्स क्या है, आपने लिखना क्या है। उसके बेनजीर भुट्टो के बारे में मैं एक सुनता हूं कि उनके पास जब जाया करती थी ये सुबह की डाक, तो शी वुड राइट कंप्लीटली क्या है क्या नहीं, और पूरा हर एक सफे के ऊपर लिखा होता था। नहीं, लेकिन एक और सवाल है सर, सॉरी टू कट यू, कि ब्यूरोक्रेसी का या वो 22वें ग्रेड अफसर की जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनका तो काम है कि उन्होंने असिस्ट करना है पॉलिटिशियंस को, अपने मिनिस्टर को, और उसको काम ना आए नहीं काम आए लेकिन असिस्ट तो करना उनका काम असिस्ट है। करना है ना। और भाई साहब को काम बिल्कुल जीरो काम आता बिल्कुल हो, आना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ ना, भाई साहब को काम जीरो आता हो और भाई साहब सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बैठे हों और इस फिक्र में हो कि पटवारी तब्दील हो गया, थानेदार लग गया कि नहीं लग गया। देखिए नॉट एवरीबॉडी जो ठीक है उनके इलाकों ने तरक्की किया। मेरा तो एक और कंक्लूजन है कि नेशनल असेंबली में जो पॉलिटिशियन आवाज बुलंद करता है और जो पॉलिटिशियन लायक है उसका हल्का भी तरक्की कर गया, उसका जिला भी तरक्की कर गया, उसने पाकिस्तान को तो अब ये काम तो आया ना सियासी जमातों का। ये है 85% बंदे जो हैं वो दूसरी तरफ है, ऐसे बंदे 10%। लेकिन अब काम आ गया सियासी जमातों का, जिसकी तरफ गौरी साहब इशारा कर रहे थे। लेकिन एक चीज कि सियासी जमात का इनटेक है क्या, सियासी जमात का टिकट देने का जो म्यार है वो क्या है, जरा थोड़ा सा सर्वे कर लें इन दिनों के अंदर जाके। जिन जिन को टिकट्स दिए जा रहे हैं उनको बिठा के मैं एक बात करता होता हूँ कि यूनिवर्सिटी वालों को कहें, बच्चों को के बुलाएं, हर जिले के अंदर यूनिवर्सिटी में कहें भाई साहब इधर आओ ना जरा, क्योंकि जो गांव का आदमी है उसको तो समझ नहीं आएगी, लेकिन यूनिवर्सिटी का बच्चा जब पूछेगा कि बताएं ना आपने मेरे बारे में क्या सोचा, आपने मेरे बारे में क्या सोचा, क्वेश्चन आंसर करें, डिबेट करें, ओपन डिबेट करें। यहां पे टीवी पे बैठने से ये घबराते हैं। आप ये डिफरेंस क्रिएट करें ना, स्टार्ट करें टाउन हमने हॉल तो किया डिबेट, हुआ है। कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज टाउन हॉल डिबेट स्टार्ट करें। मैंने फर्स्ट टाइम नहीं पाकिस्तान की हिस्ट्री में टाउन हॉल मीटिंग कन्वीन की पिछली गवर्नमेंट में। डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर्स, एक्सियंस, एवरीबॉडी, आई मेड देम सिट, आई टोल्ड देम कि दो मास्टर प्लान दो इनको कि तुम जिले के अंदर करना क्या चाहते हो, और लोगों को बुलाया, बच्चों को बुलाया, यूनिवर्सिटीज के बच्चों को बुलाया। एंड व्हाट यू नो व्हाट हैपेंड, क्योंकि आई वाज नॉट इलेक्टेड मेंबर, मैं पार्टी का एक सीनियर सीट के ऊपर था, दे ऑल बायकॉटेड, वो आए नहीं कोई वहां पे, एंड दे इंश्योर्ड कि ये चीज फेल हो। दिस इज व्हाट वी आर। बच्चे यूनिवर्सिटी के आज भी नहीं वाली बच्चियां, बच्चे फर्स्ट टाइम मैं बिठाया, मैंने कहा इधर कमिश्नर बैठे, यहाँ डिप्टी कमिश्नर बैठे, दें ब्रीफिंग इनको कि आप इनके लिए क्या करना चाहते हैं और इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। फर्स्ट टाउन हॉल मीटिंग मैंने कन्वीन की। तो मेरे एक करके करने से क्या है, हमारे जैसे बंदे के लिए तो रास्ते में रुकावटें, खड्डे और हर चीजें हैं। हमें हमारे जैसे बंदे को कौन आगे आने देता है? ठीक ठीक, तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम स्ट्रगल करते करते आ रहे हैं। दिस इज व्हाट आवर चलें क्विकली वे झगड़ा साहब के पास एक काम बड़ा इजी है अगर ये करना चाहें, ठीक है ना, अभी से मूव कर लें, इंशाल्लाह 5 साल में हो जाएगा। आई हैव स्पोकन ऑन दिस इशू विद पाकिस्तान के जो लीडर्स रहे हैं, यानी हुक्मरान जी जी, कि देखें मेरे अपने ख्याल में इसको चैलेंज कर लेते हैं, एग्री करेंगे खुरम भी, कि जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है जो पहले डीएमजी होती थी वो, और पुलिस सर्विस को फेडरल लेवल से खत्म कर देना चाहिए। इस वजह से कि एक ही काम के लिए, इनका काम लॉ एंड ऑर्डर है ना, तो लॉ एंड ऑर्डर बेसिकली 18th अमेंडमेंट के तहत प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो एक ही काम के लिए हमें 2 लोग हायर नहीं करने चाहिए। इस वजह से एक तो रिसोर्सेज आया हो रहे हैं, और दूसरा इन दोनों की आपस में ईगो का बेपना इशू है, ठीक है ना। सिविल जो सीएसपी है ना, वो पीसीएस को तो समझता है जानवर है इसी तरह, ठीक है। तो और फिर उनका मसला ये है कि अगर फर्ज क्या मैं एक ग्रेजुएट हूँ इस्लामाबाद से, और मुझे आप सीएसपी के इम्तहान के बाद दूसरे साल लगा देते हैं बकर में, तो फिर तो मुझे समझ आएगी लैंग्वेज। मुझे आप लगाते हैं नोशकी में, मुझे लगाते हैं जाम शोरों में, मुझे लोगों की जुबान का नहीं पता, मुझे पता ही नहीं कि वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ का रिकॉर्ड, लैंड रिकॉर्ड सिंधी में लिखा हुआ है। तो सवाल ये है कि मैं डिपेंडेंट हूँ किस पे, सबसर्विएंट ब्यूरोक्रेसी पे। उनको अपने इलाके का पता है, उनसे काम करवाएं, वेरी राइट, ठीक है। और वो जो है आंसरेबल होंगे। और मिसाल दे देता हूँ, किसी को पसंद आए, इंग्लैंड में जो पुलिस वाला है ना लंदन का, वो मैनचेस्टर, उसकी ट्रांसफर नहीं हो सकती। राइट, बिल्कुल ठीक। इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब, अभी गुफ्तगू ये हो रही थी कि नुमाइंदों को मुंतखब करने का क्या पैमाना होना चाहिए, किस तरीके से बात होनी चाहिए। आप लोगों ने फैसला करना है, ठीक है, आपकी पार्टी के बड़े बैठेंगे, बोर्ड बैठेगा, वो ये तय करेगा। आप इससे पहले क्या आवाम की राय भी जानते हैं अपने, यानी कि आपके जो वोटर्स हैं, आपके सपोर्टर्स हैं उस हल्के के, क्या उनकी राय भी जानते हैं कि कौन सा बेस्ट सूटेड कैंडिडेट हो सकता है कि जो सही मानों में उनकी नुमाइंदगी करे या नहीं? यकीनन जी, हम डेफिनेटली अपने
हल्के के हमारे जो सराउंडिंग्स हैं, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है, तहसील लेवल तक और नीचे लेवल तक, सबके साथ मशवरा करते हैं और ये पूछते हैं कि आपकी नजर में यहाँ पर कौन सूटेबल है आपके लिए, और तो है जो आपकी मर्जी के मुताबिक आपको वो चीजें प्रोवाइड करे जो आपकी जरूरियात हैं। आजकल सबसे बड़ी जरूरत आपको पता है बिजली है और गैस है, और जो मेन इशू आज हमें फेस कर रहे हैं वो हमारी मईशत है। और मईशत के हालत ये है कि देखिए महंगाई कहाँ पहुंच गई है। महंगाई को अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारे मसले कभी हल ही नहीं हो सकते। सही। एक चीज और सर, एक चीज और है, ठीक हो गया, एक चीज और है कि अगर एक हल्के से एक से ज्यादा उम्मीदवार हों और दोनों बज़ेद हों कि वो सबसे बेहतर उम्मीदवार हैं उस हल्के से, और आपकी जमात किसी एक शख्स को नामजद करे, एक ही शख्स को नामजद करना है आपने, तो जो बाकी लोग रह जाएंगे उस चीज की क्या गारंटी है? क्या आप कोई गारंटी ले रहे हैं कि वो लोग जो है वो पार्टी कैंडिडेट को जिसको नामजद किया गया उसी को सपोर्ट करेंगे, या वो किसी और उम्मीदवार के हक में जो है अपना वजन डाल देंगे, या आजाद हैसियत से खुद भी इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद होंगे? नहीं, ये तो देखिए ना, अब जमात जो है तो वो अपनी लीडरशिप के फैसलों की पाबंद होती है। ये नहीं कि आप स्ट्रीट से जो लोग हैं उनको उठा के उन पे डिपेंड करके आप कैंडिडेट को वो करें, तो वो तो नेचुरली फिर हर एक की अपनी मर्जी होगी कि किसको लाना है और किसको नहीं लाना। लेकिन एज अ पार्टी कैंडिडेट, पार्टी के कैंडिडेट को अगर आपने चूज किया है, वो फिर जो हमारी क़यादत है, जिस तरह हम आजकल इंटरव्यू कर रहे हैं, और उसमें फाइनल जो वर्ड होगा वो अनाउंस जब होगा। अभी तो शॉर्ट लिस्टिंग हो रही है। ठीक। एक सवाल और सर, आप आई नो कि यू आर ट्रैवलिंग, एक सवाल और कि अभी मियां नवाज शरीफ साहब जब तकरीर कर रहे थे आज, तो उन्होंने फिर हवाला दिया कि माजी में उनके साथ क्या हुआ, मुल्क ठीक चल रहा था, मईशत का पहिया चल रहा था, मुल्क तरक्की कर रहा था, बिल्कुल इदारे भी काम कर रहे थे, और अचानक कुछ हुआ और फिर वो वज़ीर आज़म नहीं रहे। तो ऐसा लोग सवाल करते हैं कि बार बार मुस्लिम लीग नवाज के साथ ही क्यों होता है, और अगर आप दोबारा इक़्तिदार में आ गए को आप भी कोई ऐसी हिकमत अमली इख्तियार करेंगे कि ये दोबारा ना हो? लेकिन जी बिल्कुल, हिकमत अमली तो हमेशा यही होती है कि ये चीज दोबारा ना हो। लेकिन इसमें अगर मैं नहीं, वो हिकमत अमली क्या होगी? ये तो ख्वाहिश होगी ना कि ये चीज़ दोबारा ना। हिकमत अमली क्या होगी कि मतलब जो अगर माजी में कोई टकराव होता रहा तो इस चीज़ को अवॉइड करेंगे फ्यूचर में? नहीं, इसका मैं बताऊं ये कहाँ से होता है। ये सिर्फ आपकी लोकल पॉलिटिक्स नहीं है जो डिसाइड करती है, ये कंट्री वाइड भी होती है और फिर ग्लोबली भी होती है। ओके। कि आपके जमात जो है और उसके कैंडिडेट को कामयाबी होनी चाहिए या नहीं, इस जमात को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इस वक्त हमारे नहीं, आप एक ताकतवर हुकूमत हैं, अगर आपके पास 2/3 अक्सरियत है, अवाम जो है वो आपका सिक्का चलता है, अवाम आपसे प्यार करते हैं, तो कोई गैर मुल्की ताकत कैसे साजिश करके आपको हटा सकती है? ये समझ नहीं आई मुझे बात। ये देखे ना, अभी तक माशाल्लाह बहुत अहम पोजीशन में बैठे हुए हैं, और मुझसे ज्यादा आपको इल्म होना चाहिए कि ग्लोबली जो कुछ हो रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ जो कुव्वतें इस्तेमाल की जा रही हैं, यहाँ पर आपके जो नेबरहुड में है बड़ी कुव्वत, और जो कभी नहीं चाहती कि पाकिस्तान आज जो एटमी कुव्वत बना हुआ है, क्यों बना हुआ है और इसको किस तरह कमजोर किया जाएगा, उसके लिए कौन कौन सी कुव्वतें इस्तेमाल हो रही हैं। जब इंडिया को देख लें, अफगानिस्तान में हो, एक कॉन्सुलेट की जगह बेशुमार कॉन्सुलेट ऑल ओवर द बॉर्डर बन गए हैं। एक कॉन्सुलेट नहीं है, देयर आर 10-12 कॉन्सुलेट्स इन अफगानिस्तान जो कि काम कर रहे हैं। नहीं, लेकिन ये साजिशें तो चलती रहेंगी ना, ये तो बिल्कुल एक नेवर एंडिंग सी बात हो गई ना। खैर, इस पे मैं दोबारा आपसे बात करता हूँ झगड़ा साहब। नादिर के बोल साहब, अभी बात हो रही थी सूबों की, यानी कि सियासी जमातें ज़्यादा दिलचस्पी लेती हैं कि वो पंजाब में कामयाबी हासिल कर लें, बलूचिस्तान में, सिंध में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की नो डाउट बात करती है, मरकज़ में हुकूमत बनाने की बात करती है, लेकिन पंजाब के हवाले से हमने कोई ऐसी खातिर खा गुफ्तगू आपकी ज़बान से नहीं सुनी कि वाकई आपकी कोई हिकमत अमली, कोई इरादा, कोई स्ट्रैटेजी है कि पंजाब को भी आप जीत सकें, पंजाब में अपनी यानी कि सूबे में अपनी हुकूमत कायम कर सकें।
इसके बारे में कोई बात नहीं है, यानी कि आप या ग्राउंड रियलिटी को आप समझते हैं कि पंजाब में आपकी दाल नहीं गलेगी? देखें, हिकमत अमली और स्ट्रेटजी तो हम हर वक्त बनाते हैं और कंटिन्यूसली उसको एडजस्ट भी करते रहते हैं माहौल के हिसाब से। आसिफ जरदारी साहब ठीक ठाक वहाँ पे लाहौर में जाके कैंप भी करते हैं। बिलावल साहब भी पिछले दिनों लाहौर में ही थे, इसी हफ्ते के बल्कि शुरुआत में लाहौर में ही थे और वर्करों के साथ मुलाकातें भी की। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब भी किया। पर बिल्कुल आप एक हद तक सही फरमा रहे हैं कि सेंट्रल पंजाब, लाहौर, उसके आसपास के इलाकों में पीपल्स पार्टी का इतना फिलहाल कोई सक्सेस नज़र नहीं आ रहा। मगर पंजाब सिर्फ लाहौर और रायविंड नहीं है, पंजाब में साउथ पंजाब का पूरा जो एक सराइकी बेल्ट है वहाँ पीपल्स पार्टी ठीक ठाक वोट हमेशा से लेती आई है। 2018 में भी हमारे ठीक ठाक वहाँ से MNAs, चाहे वो नवाबजादा इफ्तिखार हो हैं या रजा रब्बानी खर जो इना रब्बानी के छोटे भाई हैं, वो जीत कर आए। मूसा गिलानी फिर बाद में जीते थे। और भी काफ़ी सारे हैं। ये मखदूम फैमिली के जो हैं, मखदूम अहमद महबूब आपके जो 2 बेटे हैं, बिलीव वो दोनों MNA थे। फिर राजा परवेज अशर साहब ले लें तो इंशाल्लाह इस दफ़ा हमारी उम्मीद है कि हमारे और यहाँ पर बेहतर रिजल्ट आएगा। कमर ज़मान कायरा के एरिया से पॉजिटिव रिजल्ट आने की उम्मीद है। नदीम चंद साहब भी बहुत एक्टिव हैं पंजाब सूबे में और अपने हल्के में, तो इंशाल्लाह उधर से भी पॉजिटिव रिजल्ट आने का हमें उम्मीद है। और पंजाब बिल्कुल इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज अगर आप नेशनल असेंबली का देखें कि जो जनरल नशस्तें हैं उसके ऑलमोस्ट 60% जो है वो सिर्फ पंजाब की अकेली सीट है। मतलब सिर्फ अकेला पंजाब सूबे की जो सीट्स हैं वो कंबाइंड बलूचिस्तान, सिंध और KPK से ज़्यादा है। तो पंजाब जीतना इस वजह से बहुत ज़रूरी होता है और इसी वजह से बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बहुत सारी और भी पार्टीज़ हैं, उनका मुतालबा यही रहा है कि पंजाब एडमिनिस्ट्रेटिवली ना एक वो वेल बन चुका है, वो बहुत बड़ा हो चुका है और उसकी मिसमैनेजमेंट की भी वजह यही है कि सिर्फ लाहौर से बैठ के पूरा पंजाब कंट्रोल हो भी नहीं सकता। और फैक्ट भी यही है कि लाहौर के जो डायनामिक्स हैं वो मुल्तान के डायनामिक्स से बहुत डिफरेंट है। तो पंजाब अच्छा, अब इलेक्शन होगा, आप कई जमातों से लोकल सतह पे एडजस्टमेंट भी करेंगे। इलेक्शन के नताइज जब सामने आएंगे, अगर किसी की क्लियर मेजॉरिटी ना हुई तो आप कोशिश करेंगे किसी के साथ मिलकर हुकूमत भी बनाए। नेचुरल एलाई इस वक्त कौन आपको नजर आ रहा है? पिछले दिनों खबर आई कि आसिफ जरदारी साहब ने ये वाज़ेह हिदायत की है कि तहरीक इंसाफ के साथ किसी किस्म का हाथ नहीं बनाना, इलेक्शन से पहले भी और बाद में भी। नहीं, देखिए तहरीक इंसाफ स्पेशली जी जारी रखिए। जी प्लीज कंटिन्यू। जो 9 मई की जो तहरीक इंसाफ है उनके साथ तो जाहिर सी बात है कोई अंडरस्टैंडिंग और हमारी कोई कॉमनैलिटीज़ नहीं है। मगर हर वो सियासी पार्टी जो कि जमहूरी प्रिंसिपल्स पे यकीन करता है और जमहूरियत की बका के लिए कुर्बानियाँ भी देता है, वर्क भी करता है और आवाम की खिदमत के लिए अपना प्रायोरिटी उन्होंने बनाया हुआ है, तो उनके साथ बिल्कुल बातचीत की जा सकती है। इस वक्त हमारी जो बातचीत है वो बज़ाहिर तो किसी और बड़े पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है, मगर बहुत सारे ऐसे लीडरान हैं जो कि आपको पता है पिछले दिनों भी बलूचिस्तान से बड़े बड़े नाम पाकिस्तान की पार्टी में शामिल हुए हैं। और इलेक्शन तक हम कोशिश यही करेंगे कि इंस्टेड ऑफ किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ बात करने से अगर कोई ऐसे सियासी लीडरान है जो अपने इलाके में मकबूल हो, उनसे बात की जाए और उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल किया जाए ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजबूत होकर निकले, इंस्टेड कि किसी के साथ कोलिशन के लिए हम मजबूर हो। आमिर गौरी साहब, अभी आपने कहा कि जी ये जो एक वो है साइकिल है, ये टूटनी ब्रेक होनी चाहिए, ये जिस तरीके से हम एक दायरे में घूम रहे हैं, और उसके लिए क्या आप समझते हैं ज़रूरी है कि एक सियासी जमात की हुकूमत हो और मजबूत हुकूमत हो? अगर मखलूत हुकूमत बनी अगले इंतखाबात के नताइज में तो फिर वही ख़दशा रहेगा कि ये हुकूमत 5 साल की मुद्दत पूरी करेगी, हुकूमत कर लेगी या पार्लियामान करेगी, तो क्या वज़ीर आज़म ये मुद्दत पूरी कर लेगा? ये फिर सवाल गूंजते रहेंगे। मतलब कोई देखिए शहजाद, उस वजह से देखना पड़ेगा कि जो पाकिस्तान की 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो पाकिस्तान वाइड पार्टीज़ हैं। बाकी तो जो पार्टीज़ हैं वो पिछले 50 साल से हो सकता है पॉलिटिक्स में हो, लेकिन उनके अंदर ये सकत नहीं है कि वो बाकी सूबों में कैंडिडेट ही खड़े कर सकें, उनके पास नहीं है कैंडिडेट। लेकिन अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेट से एज एन एग्जांपल पहले ले लेते हैं कि वो सिंध की बड़ी पार्टी है, लेकिन क्या वजह है कि बावजूद इसके कि उसका लीडर जो है वो लीडर भी जो अब इस दुनिया में नहीं है और दूसरी लीडर जो अब दुनिया में नहीं है, वो उनका होम टाउन तो कराची था ना, वहीं रहते थे, लाड़काना में तो नहीं रहते थे। अब अगर फर्ज का पीपल्स पार्टी जो है वो कराची को अबैंडन कर चुकी है ना, उनकी सीटें नहीं आती वहाँ से, चाहे कहते हैं कि जी एथनिक पार्टी 80s से पहले तो नहीं थी ना, जिस वक्त पीपल्स पार्टी फुल फोर्स में थी। आहिस्ता आहिस्ता अगर फ़र्ज़ किया पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर जो है, ये जो इकॉनमी को ड्राइव करता है, वो पॉलिटिकल पार्टी के पास है ही नहीं,
तो ये बहुत बड़ी कमज़ोरी है। नवाज शरीफ को देख लें कि वो एक अर्बन मनीड क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, तो लाहौर और उसके आसपास वो इलाके जिनको हम समझते हैं कि सेमी इंडस्ट्रियल हैं, फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, सियालकोट है, ठीक है ना, ये लोग जो हैं ये सपोर्ट करते हैं नवाज शरीफ को। क्या वजह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो बाकी पंजाब को, जिसको हम रूरल पंजाब कहते हैं, ये सदर्न पंजाब कहते हैं, उसके अंदर नहीं है। वाई? बिकॉज मेरे ही ख्याल में कि जो रूरल पंजाब की जो डायनामिक्स है, दे ऑलवेज वांट टू बी विद द पावर, और यही वजह है कि जिस वक्त भी कहीं नवाज शरीफ साहब के सींग फंसे हैं तो टेलीफोन कॉल के ऊपर सदर्न पंजाब उनको छोड़ देता है, ठीक है ना, वो मतलब बखर मियांवाली से शुरू होता है और वो चला जाता है भावलपुर तक, ठीक है ना। यहाँ पे इनकी कहीं कहीं कोई बंदा होगा। सवाल ये है कि अगर फ़र्ज़ किया एक पॉलिटिकल पार्टी जो अपने आप को ये कहती है कि ठीक है जी हम पंजाब की 141 सीटें हैं, तो अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं जीतती, तो इसका मतलब है कि वो वीक पार्टी है, ठीक है ना। वैसे पाकिस्तान में होगी पीपल्स पार्टी अगर पूरे का पूरा सिंध नहीं ले जाती, और फ़र्ज़ किया तहरीक इंसाफ को तो हमें पता नहीं है, हमें पता है कि वो किस तरह लाई गई थी, अब क्या परफॉर्म करेगी हमें पता नहीं है। बाकी पॉलिटिकल दोनों सूबे जो हैं उसके अंदर इतनी बाइफर्केशन है पॉलिटिकल कि अगर फ़र्ज़ किया बलोचिस्तान को देखें तो उसका जो ऊपर उसको मैं देखता हूँ 3 टीयर्स के अंदर। एक जो है वो पख्तून टीयर है, फिर एक वो झालावान सारावान का सारा सरदारी, और फिर नीचे सारा का सारा बलोचिस्तान जो आप समझ लें गरीब बलोचिस्तान है, ठीक है ना। ये तीनों की आपस में पॉलिटिक्स मिलती नहीं है, ठीक है ना। ये लोग, इनमें से बहुत से लोग जो हैं वो चीफ मिनिस्टर भी रहे, गवर्नर भी रहे और बड़ा कुछ भी रहे, लेकिन रोते रहते हैं, ठीक है ना। इनकी घरों में सड़क नहीं होगी लेकिन एस्टन मार्टिन गाड़ियां चला रहे होंगे वो, ठीक है ना। उसी तरह आप केपी को देख लें कि हज़ारा और पख्तून इलाकों के अंदर दरमियान में डिवीजन है। हमारे पॉलिटिशियन जो हैं सैडली वो अपने इंटरेस्ट से आगे नहीं देख सके। वो आज तक अवाम को ये बता रहे हैं, लेकिन नाउ यू होपफुल कि अब देखेंगे वो। नहीं, मैं अभी भी होपफुल नहीं हूँ इस वजह से कि देखें, नहीं इस वजह से कि दोबारा बार पॉलिटिक्स इतनी टूटती है कि वो जो थोड़ी सी कोशिश होती है ना, वो फिर अगर फर्ज के 4 स्टेप आगे जाती है। इलेक्शन तो एक बहुत बड़ा चांस है उस चीज को दोबारा रिवाइव करने का। इस दफा उम्मीद सिर्फ इस वजह से है कि बाज शख्सियात जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे कहीं बैठी हुई हैं वो शायद सपोर्ट कर रही हैं कि दोबारा पाकिस्तान जो है वो पटड़ी पे चढ़े, वो पटड़ी पे चढ़े। ठीक रोकड़ी साहब, एक अगर इस पे कुछ ऐड करना चाहे, लेकिन एक सवाल और है कि आपकी जमात नई जमात है, लेकिन उसमें बहुत मजबूत उम्मीदवार या लोग हमारे सामने हैं। आपका भी कोई टारगेट होगा कि आपने क्या अचीव करना है? यकीनन कोई ना कोई टारगेट सेट किया होगा इलेक्शन के नतीजे में, आप कहाँ खड़े होंगे पंजाब के अंदर, मरकज में? देखिए, मैं पहले गौरी साहब की एक बात का जवाब देता जाऊँ। इन्होंने कहा सदरन पंजाब मियांवाली से शुरू होता है, मियांवाली से शुरू नहीं होता। मियांवाली वाहिद एक मजलूम जिला है आपका, बक्कर का। सुने सर सुने, बक्कर भी बक्कर तहसील थी, बक्कर तहसील थी। मियांवाली वाहिद मजलूम जिला है जो केपी से काट के आपने पंजाब में शामिल कर दिया। ठीक। हम न उधर के रहे, पंजाब ने आज तक हमें कबूल ही नहीं किया। तो हमारे बच्चे, अगर मेरे वालिद मोहतरम कहते थे अगर हम केपी में रहते तो आज हमारे बच्चे वहाँ पे जस्टिस और बड़े बड़े ओहदों पे होते, और पंजाब में हमारे बच्चे ट्रक चला रहे हैं और छोटे छोटे होटल खोल के। तो उसमें कैमलपुर को भी शामिल कर लेना। कैमलपुर wasn't part of KP ever. ठीक। मियांवाली was part of KP, बन्नू की तहसील थी, जिला बना, केपी का हिस्सा था, और बाद में आके आपने बक्खर जो है ये डेरा इस्माइल खान की तहसील थी, और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो DI खान थी। पहली चीज तो ये है कि हम तो ना उधर के रहे ना इधर के। चलें, पॉइंट है। अब दूसरी चीज मेरे सवाल आपने जब आपने कहा कि आईपीपी का वजूद की वजह जो है वो भी बड़ी अजीबोगरीब है। हम तो एक पार्टी के अंदर ग्रो कर रहे थे, एक प्रोग्रेसिव पार्टी समझकर हम उसको पूरी मेहनत कर रहे थे। उसको ऐसे एक क्रिटिकल थ्रेशोल्ड कहें या जो भी कहें, एक ऐसी जगह पे हमें पहुंचा दिया गया कि जहां पे उसके बाद बंद गली है, आग लगी हुई है। अब रिकवरी जो कर रहे हैं उनके, हम जो जैसे लोगों ने कहा कि कोई तो जगह हो इनके बैठने की, उनके बैठने की जगह बन गई। अब डिपेंड करता है पार्टी लीडरशिप पे कि वो कितनी मेहनत करती है, कितना ग्रो करती है, चैलेंज को कैसे कबूल करती है, और वैक्यूम को कैसे फिल करती है। हमारी जो पॉलिटिक्स है वो वैक्यूम को कौन फिल कर रही है। सो यू आर नॉट वेरी होपफुल इलेक्शन के कोई नतीजा आया ना? आ गया जी, इलेक्शन तो आया खड़ा है। लेकिन उसमें कोई आपको ज्यादा फिक्र नहीं है क्योंकि आप अभी ग्रो करेंगे। एक इलेक्शन साइकिल तो कोई मैटर नहीं करती। मैं तो स्ट्रगल वाला आदमी हूं ना। मैंने अपने आप को अब मेजर जोर दे दिया अपने हल्के के ऊपर। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मेरा जिला, ठीक, मेरे लिए मेरे बच्चे, मेरा अपना। एंड नाउ यू गॉट अ प्लेटफॉर्म। आई वांट अ प्लेटफॉर्म ताकि हम उसको अपग्रेड करें, ताकि हम अपनी बेहतर पोजीशन। बहुत शुक्रिया गौरी साहब आपका। रोकड़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे, नादिर कबूल साहब थैंक यू वेरी मच। साहब, नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम देखने का आपका भी शुक्रिया। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।